नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश लेकिन महत्वपूर्ण है। यहाँ की धरती में कभी भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, यहाँ की दुनिया ने शांति को संदेश दिया, लेकिन 2025 में इस धरती पर शांति नहीं बल्कि गुस्से की आग भड़क उठी। नेपाल की संसद जल रही है, सड़क में आग के शोले उठे हैं और सेना को कर्फ्यू लगाना पड़ा। एक सवाल उठ रहा था, आखिर नेपाल में सरकार क्यों गिरी? कौन लोग थे जिन्होंने इस तूफान को जन्म दिया? और ये जेन जी क्रांति क्या है जिसने पूरी राजनीतिक तंत्र को हिला दिया? नेपाल का इतिहास हमेशा उथल पुथल से रहा। कभी राजशाही थी, कभी राजा महेंद्र, कभी राजा ज्ञानेंद्र शासन चलता था, फिर आया लोकतंत्र का दौर और 2008 में राजतंत्र पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। संविधान बना लेकिन राजनीति स्थिरता कभी नहीं आई। प्रधानमंत्री बदलना नेपाल की राजनीति का आदत बन गया। कभी भी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इन्हीं बार से बदलती सरकारों के बीच एक नया चेहरा बार बार सामने आता रहा, केपी शर्मा ओली ने खुद को मजबूत नेता के तौर पर पेश किया, लेकिन इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी ने युवाओं को जीना मुश्किल कर दिया। लोगों का सब्र टूटने लगा और जब सब्र टूटा तो क्रांति का जन्म हुआ। नेपाल में का सबसे बड़ा दर्द बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेताओं का परिवारवाद। जेन जे यानी एक नई पीढ़ी देख रही थी। नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिल रही थी जिनके बाप नेता हैं, जिनके घर में पहुंच है। किसान का बेटा मजदूर और आम इंसान बच्चा कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन सरकारी नौकरी से दूर दूर का सपना बन गई। लाखों नौजवानों पढ़ाई करके भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप भाग रहे थे। नेपाल की दिमाग विदेश में और पलायन कर रहा था। इसे कहते हैं ब्रेन एंड ड्रेन। जो बचे थे वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे गुस्से को आवाज लगाए। धीरे धीरे ये आवाज एक तरफ की लहर बनी और इस लहर ने सरकार की नींव हिला दी। अब सवाल उठता है, ये जेन जेड है कौन? 1977 से 2012 के बीच पैदा हुए लड़के और लड़कियां जो आज 13 से 28 साल के बीच है, इन्हें दुनिया जेड कहती है। नेपाल में ये लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये लेकिन किसी भी अन्याय पर चुप नहीं बैठते और सबसे बड़ी बात इनकी है, मोबाइल और इंटरनेट से चलती है। ये वही युवा है जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बना के सरकार का घेराव किया, इंस्टाग्राम पर भ्रष्टाचार का सबूत फैलाए, ट्विटर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक अपनी आवाजें पहुंचा दी। पुरानी पीढ़ियां चुप रही, लेकिन जेन ने कहा अब और नहीं, और इस नारे को नेपाल की क्रांति चिंगारी भड़क उठी। सरकार ने सोचा कि नौजवानों की आवाज दबा दी जाएगी। 2025 के शुरुआत में टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगा दिया गया। ओली सरकार को लगा कि अगर युवा को मंच छीन लिया जाए तो ये चुप हो जाएंगे, लेकिन सरकार भूल गई थी कि जेन जेड को चुप कराना इतना आसान नहीं। जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ, सड़कों पर नारा गूंजने लगी, हमारी आवाज़ी, हमारी आजादी, हमारी आजादी, हमें आजादी दो, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। काठमांडू की गलियों से लेकर पोखरा और जानरपुर के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छोटे छोटे प्रदर्शन धीरे धीरे बड़े विशाल आंदोलन ले लिए। सरकार ने पुलिस भेजी, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गए छोड़े, लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी, बल्कि गुस्से की आग और भड़क उठी। जनवरी से शुरू हुआ, लेकिन आंदोलन सितंबर तक एक ज्वालामुखी बन चुका था। लाखों लोग काठमांडू की सड़कों पे उतर आए थे। ट्रैफिक जाम हो गया था, जगह जगह पर टायर जलाए जा रहे थे, सरकारी दफ्तरों को घेराव किया जा रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही नारा, नेपाल को चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त, नेपाल को चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त। सेना को बुलाना पड़ा, लेकिन जब सेना और युवाओं के गुस्से से देख हिल गई, हालात बेकाबू हो गए और जगह जगह हड़कंप और गोलियां चली। अखबारों और मुसीबतें बढ़ गई। 19 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। लोगों को दिले में अब डर नहीं। ये कहते हैं ना, अगर हमें नौकरी नहीं, अगर हमें आजादी नहीं, तो जीकर हम क्या करेंगे? और यही सोच आंदोलन और खतरनाक बन गया। 9 सितंबर की रात नेपाल की राजधानी काठमांडू को इतिहास का सबसे बड़ा खौफनाक दिन रहा। संसद भवन के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी जम गए। नारे की गूंज आसमान तक पहुंच रही थी और अचानक भीड़ की संसद भवन में आग के हवाले कर दिया। सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि मंत्रालय, सरकारी गाड़ियां और दफ्तर जलकर राख हो गए। इस तरह धुआं चीखने लगी और भगदड़ मची हुई थी। दुनिया भर के चैनलों
पर इनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। नेपाल जल रहा था। नेपाल की सांसद राख में बदल गई। भारत, चीन, अमेरिका सब चिंतित हो गए कि आखिर नेपाल में हो क्या गया है। जब राजधानी जल रही थी तब नेपाल के बड़े नेता कहे जाते हैं खबरें में कई मंत्री गुपचुप तरीके से भारत और यूरोप भाग गए। कुछ लोगों ने अपने परिवारों को विदेश भेज दिया। खुद ओली पर भी आरोप आया कि इन्होंने इस्तीफा दे दी, पहले सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया। लोगों के बीच गुस्सा बढ़ गया। वे कहने लगे कि नेता को देश लूट कर भाग गए, अब ये देश हमारा है। इस तरह क्रांति सिर्फ सरकार गिराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब सवाल उठ गया, नेपाल का भविष्य कौन संभालेगा और क्या सच में एक नई पीढ़ी यानी जेन जेड देश को संभाल सकती है। 10 सितंबर 2025 को नेपाल का इतिहास का काला दिन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संसद जल चुकी थी, सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे, 19 से ज्यादा मौत हो चुकी थी, सेना कर्फ्यू लगाकर गश्त हो चुकी थी। ओली के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उनका भाषण टीवी पर आया, देश को शांति और स्थिरता के लिए अपना पद छोड़ रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं ना, ओली तुम इस्तीफा देकर नहीं जा सकते, जो भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। ओली के पीछे इस्तीफे के साथ नेपाल की सरकार गिर गई। अब सवाल था अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। देश का राजनीतिक शून्य में फंस गया। जब पुरानी सरकारें गिरती हैं तो दो ही रास्ते बचते हैं, या तो नई सरकार बने या फिर देश को आपातकाल सेना के देखरेख में चुनाव हो। नेपाल की हालत इतने खराब हो चुके थे कि सेना ही कानून व्यवस्था को संभालना पड़े। कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट को जगह जगह पे बंद कर दिया गया, सैनिकों को सड़कों पे टेंट लगा के खड़े कर दिए गए। विदेश राजनीति पूछ रहे थे अब नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कांग्रेस पार्टी, माओवादी के दल और छोटे छोटे दल आपस में बैठक करने लगे, लेकिन जनता का भरोसा अब इन पुरानी पार्टियों से उठ चुका था। लोग नारे लगा रहे थे, पुराना नेता नहीं चाहिए, हमें नया नेपाल चाहिए। यानी अब जनता साफ कह रही थी, जो संविधान बदले या फिर युवा खुद देश को कमान संभाले। सिर्फ सरकार गिराना ही नहीं काफी था। जेन जेड अब कह रही थी संविधान बदल जाए, नेताओं की संपत्तियां का हिसाब लिया जाए, बेरोजगारी खत्म की जाए और पारदर्शी राजनीति लगाई जाए। सड़कों पर लिखे नारे साफ दिख रहे थे, ये क्रांति अधूरी जब तक नया सिस्टम नहीं आता। छात्र संगठन, वकील, पत्रकार और यहाँ तक कि सरकारी अफसरें भी आंदोलन में समर्थन में उतर गए थे। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि ये क्रांति बन चुका था, जन क्रांति बन चुका था। पीपल रिवॉल्यूशन ऑफ 2025। लोग कहने लगे कि हमारी क्रांति है, यह हमें चाहिए, अब हमारी बारी है। और इसमें नारे नेपाल का कोना कोना गूंजने लगा। अब बात करते हैं नेपाल का अगला भविष्य कौन होगा। नेपाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है। सवाल ये नहीं कि ओली कहाँ गए, सवाल ये है कि सवाल पूछ रहा है नेपाल भविष्य का सच बताएगा कौन। अगर पुरानी पार्टियां किस सत्ता में आ गई तो शायद हालात फिर वही हो जाएंगे, लेकिन अगर सत्य संविधान में बदलाव हुआ तो युवाओं को मौका मिलेगा। नेपाल एक नए दौर पे कदम पे चल सकता है। दुनिया के इतिहास में कई बार युवाओं ने क्रांति की है, फ्रांस की क्रांति, अरब स्प्रिंग और अब नेपाल में जेन जे की क्रांति। शायद आने वाले चुनाव में पहली बार ऐसा टिकट बांटने वाले नेता बल्कि टिकट लेने वाले युवा खुद आगे बढ़ेंगे। नेपाल का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है, या तो आग में कुछ जला देगी या फिर इसे राख से एक नया उज्जवल नेपाल का जन्म लेगा। और यही नहीं, नेपाल की जेन जे क्रांति की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, ये थी नेपाल की एक क्रांति का दस्ता जिसे पूरी दुनिया को हिला दिया। सरकार गिरी, नेता भागे, सांसद जली, लेकिन सवाल अहम बात में यह है कि आंदोलन साबित कर दिया, जब युवा उठ खड़े होते हैं तो दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं पाता। ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि सबक है हर उस देश के लिए जहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्याय चरम पर है। क्योंकि याद रखिए, युवा जागेगा तो सत्ता कांपेगी। दोस्तों, नेपाल का यही क्रांति सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, एक मात्र आईना है भारत जैसे देशों के लिए। अगर यह भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, बेरोजगारी का कोई हल नहीं निकाला गया और नेताओं का परिवारवाद और मीडिया का दलालीवाद ऐसे ही चलता रहा, अगर मीडिया सिर्फ
चाटुकारिता करती रही तो याद रखना भारत की जनता देर सवेर उठ जाएगी, उठेगी लेकिन जरूर उठेगी। भारत के युवाओं को एक दिन भी वही आग जल रही है जो नेपाल के युवाओं के दिलों में जग रही है। आज वो आग की चिंगारी, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो कल वही चिंगारियां एक क्रांति बन जाएगी। ये चेतावनी है भारत के सरकारों के लिए। जनता की आवाज सुने, युवाओं को रोजगार दे, मीडिया से कहे वो बिके हुए चैनलों की तरह दलाली न करे, बल्कि सच बोले, जनता की बात करे। क्योंकि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो नेताओं को जनता के हिसाब से बदलना होगा, न कि जनता के नेताओं के हिसाब से जीना होगा। नेपाल की संसद जलकर राख हो गई। अगर भारत अभी नहीं संभला तो इतिहास खुद को दोहराएगा। याद रखिए, जनता सोती है तो तानाशाही जन्म लेती है और जनता जागती है तो क्रांति आ जाती है। तो नेपाल का यह संदेश भारत और पूरी दुनिया के लिए, युवाओं को दबाव मत दो, उनकी आवाजों को सुनो। किसानों को दबाव मत दो, उनकी आवाजों को सुनो, क्योंकि कल ही यही युवा सत्ता बदल देंगे। और अंत में बस इतना ही कहना है, भारत हो या नेपाल, जब तक भ्रष्टाचार और अन्याय रहेगा तब तक क्रांति का डर भी बना रहेगा। जय हिंद।